और क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम है, हम लोग किसानी करते आए हैं, मुझे किसान की रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, मुझे उनके घर बार के उनकी रसोई के बारे में पता है, मुझे उनके किचन के बारे में पता है, मुझे उनकी पढ़ाई, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके चप्पल, उनकी तकलीफ़ों के बारे में मुझे पता है। क्योंकि वो तकलीफ़ें मुझे नहीं आई, क्योंकि हम लोग एक सशक्त परिवार से थे। लेकिन जो किसान सशक्त नहीं है, ऑब्वियसली उसके लिए प्रॉब्लम है, तो व्हाई नॉट फाइट फॉर देम। हम उनके लिए लड़ाई करेंगे और बाकी सही इंटेंशन से करेंगे और जीत हमारी होगी। और जो काम मेरे ख्याल से सही इंटेंशन से किया जाता है, जीत उसकी होती है। पिछली दफ़ा आप तिरुपति गए थे तो वहाँ आपने कहा किसानों को पानी की ज़रूरत है, वादों की नहीं। क्या लग रहा है, सरकार अभी भी विफल है किसानों को लेके? सरकार की नीति विफल है? देखो, पूरी सरकार, जितनी सरकारें हमारी आई गई जो हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सारी सरकार जो है वो 100% परफेक्ट है। परफेक्शन लोगों के पास कम है। तो परफेक्ट सरकार की मशीनरी को और उसके कंप्लायंस को परफेक्ट करने के लिए किसी न किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। जो सशक्त मंत्री होता है, जो मिनिस्टर होता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन सा मुद्दा छुपाना है। लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं खुल के बोल सकता हूँ। किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन रहा है देश में, पहले भी हुआ है और आज के समय में भी हो रहा है। क्या लग रहा है, कितना उचित है और कितना किसान जागरूक है अपनी समस्याओं को लेके, जहां आज भी किसानों के फसल को उचित दाम ना मिलना, तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना? नहीं, फसल को उसकी दाम ना मिलना ना, ये तो एक कॉमन स्टेटमेंट है, सब लोगों ने उछाला, इसी को मजे लिए। ये ना मर्सी कार्ड है, फसल को दाम ना मिलना। ये हर आदमी, हर किसान, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ी पढ़ाई में कमी पेशी होती है, तो ये मर्सी कार्ड सब खेलते हैं कि मुझे दाम नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एक दलिया, अगर मैं बात बोलूं कि एक दलिया है, जैसे एक दलिया है, अगर हम मानो एक किलो दलिया अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं किसी बिग बाज़ार में, तो कितने रुपए किलो मिलता है? 250 रुपये, 300 रुपये किलो, है ना? तो और लेकिन वही दलिया जो जिस चीज़ से बनता है, गेहूं से, जिस भी चीज़ से बनता है, वो 12 रुपये किलो बिकती है। लेकिन मेरे को ये समझ में आया जब मैं दलिया लेने गया, तो उसने बोला कि सर दिस इज़ 265 रुपीज़ पर किलो। सुंदर सी पैकिंग, वहाँ सुंदर सा सजा हुआ था। तो मैं ये सोच में पड़ा कि ये 250 रुपये का इसलिए है क्योंकि इसका दाम स्टोर ने तय किया है, बट मेरे किसानों ने तय नहीं किया। ठीक है, मेरे गेहूं का दाम, ठीक है, आड़ती तय करता है। तो मेरे को अपने दाम तय करने की जिस दिन मेरे में शक्ति आ जाएगी कि मुझे नहीं बेचना 12 रुपये किलो, मैं स्टोर करूँगा। जिस दिन मुझे 100 रुपये मिलेंगे मैं तब बेचूँगा, जिस दिन ये शक्ति मेरे पास होगी स्टे करने की। और वो शक्ति कैसे आती है? जब किसान के पास एक डीप पॉकेट होता है, जब उसके पास थोड़ा सा बफर घर में होता है, 2, 4, 10 लाख रुपए पड़े हो, तो बोलता है मुझे नहीं बेचना। क्यों? क्योंकि उसको अपनी किचन की, अपनी रसोई की चिंता नहीं है। उसको पता है कि मैं 6 महीने खाना खा सकता हूँ, मेरे को किसी बात की कमी, मैं बिजली का बिल दे सकता हूँ। जिस दिन ये सिचुएशन आ जाएगी, उस दिन आड़तियों की और कमीशन एजेंट और मिडल एजेंट्स की लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। उस दलिये का दाम उस शोरूम वाले ने तय किया, मेरे गेहूं का दाम आड़ती तय करता है, तो मैं ऐसी मंडी को वेलकम नहीं करता। सर, एक ऐसे समय में जब किसानों का अगर नाम में आता है तो माइंड में एक अलग इमेज क्रिएट होता है कि किसान ऐसे होते होंगे, ऐसे होते होंगे, लेकिन आपने अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से उसको परिभाषा ही बदल दिया है। इसको आप उन किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं अपने हिसाब से, जो एक आप इनोवेटिव तरीके से कर रहे हैं और एक वो नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं? सबसे पहले जो ये नई जनरेशन के जो किसान है, सबसे पहले उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो ज़मीन बेचने में विश्वास रखते हैं, राइट? तो मैं उनको सबको यही मतलब एक थोड़ा सा कट करते हैं। बॉस, थोड़ा सा ना मेरा डाइवर्शन होता है, वो पहले बात नहीं कर लेगा, मेरा डाइवर्शन होता है थोड़ा सा। या तो हम फोकस करें, है ना? बाकी को तो नहीं बोल सकते, अपनों को तो बोल ही सकते हैं, है ना? क्या गॉसिप है, क्या काना फूसी है, मुझे नहीं मालूम, जो भी है बाद में कर लेंगे यार, है ना? राइट। क्या था क्वेश्चन? ये किसान की अलग इमेज बन रही है, अगर किसान का नाम लेने वगैरह ले, लेकिन आप अलग तरीके से उसको कर रहे हैं, तो उन किसानों को क्या संदेश है?
सबसे पहला एक बहुत बाहुबली संदेश है मेरा कि पहली बात तो वो जो बाप दादाओं ने अपना खून पसीना बहा के, अपना खून पसीने से लड़ के, ब्याजखोरों से लड़ के अपनी ज़मीनें बचाई हैं, वो आज की जनरेशन उसी ज़मीनों को बेचना चाहती है। वो कहते हैं मैं स्कॉर्पियो ले आऊँ, मैं इनोवा ले आऊँ, मैं मोटरसाइकिल ले आऊँ, मैं बुलेट ले आऊँ। यही मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और ये सलाह यंग किसानों को देना चाहता हूँ कि अगर वो ज़मीन का अधिपति है और ज़मीन का मालिक है तो अपनी ज़मीन पे छाती ठोक के पैर जमा के रखे। यही ज़मीन उसको स्कॉर्पियो, बुलेट, गाड़ियाँ, ऐशो आराम, अच्छा कपड़ा और अच्छा जीवन देगी, बेशर्ते अगर आप उस ज़मीन की कीमत समझो, उसकी इज़्ज़त करो और उससे क्या मिल सकता है, उससे क्या पैदा हो सकता है। और ज़मीन वो चीज़ है जो आपको कमा के देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। मेरी माँ बोलती थी एक बात जो मेरे को हमेशा पसंद आई बचपन में ही। मेरी माँ बोलती थी आपको सब धोखा देंगे, आपको आपकी मंगेतर धोखा देगी, आपको आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे सकती है, आपको आपका दोस्त धोखा दे सकता है, आपको आपका मित्र धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी ज़मीन आपको धोखा नहीं देगी। तो अगर ये बात सच में सच्ची है कि ज़मीन अगर आपको धोखा नहीं देती तो क्यों नहीं, जो चीज़ आपको धोखा नहीं देती हम उसी को बेचने पे लगे हुए हैं, और जो चीज़ धोखा देती है हम उसी को लाने में लगे हुए हैं। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। अगर आज थोड़ा सा भी अगर हम सूर्योदय को देखें और सूर्योदय को अगर हम समझें कि अगर सूर्योदय हो रहा है तो ये नया सूर्य, हिंदुस्तान का नया सूर्योदय जो है ये खेती बाड़ी से ही उगेगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर क्या कहेंगे सर आप? जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मोर ओवर जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनी थी रोहिंग्यास को इनपुट देने के लिए, जब रोहिंग्यास वेलकम हुए ममता के कार्यकाल में जितने रोहिंग्यास आए, जिनके आधार कार्ड बने, जिनका वोटर आईडी कार्ड बना, जो लास्ट टाइम कलकत्ता की वोटिंग जीतने के लिए रोहिंग्यास को वेलकम किया गया, नहीं रोका गया, बॉर्डर खुले रहे और आज वो सारे बस गए, आज वो सारे हिंदुस्तानी हैं। बट अल्टीमेटली जो अत्याचार है वो इसी वजह से हो रहा है कि बिकॉज हिंदूज़ आर नॉट वेलकम। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी आ जाएं और वहाँ से भी हिंदुओं का पलायन हो। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल, एक जियो स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम है जिसको जियो स्टैटिस्टिकली ही ठीक किया जा सकता है। सर आप शिवराज जी से मिलने वाले हैं, क्या है मैनिफेस्टो, क्या है आपका, कैसे मिलेंगे, किस आधार पर बातचीत करेंगे? शिवराज सर से हमारे जो एग्रीकल्चर, हमारे कृषि मंत्री जो शिवराज चौहान है वो एक तो बहुत तजुर्बेकार है, उन्होंने बहुत लंबा कार्यकाल बिताया है एज अ चीफ मिनिस्टर, वो भी मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जो भी वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जैसे वो मूव कर रहे हैं इस टाइम, वो ग्राउंड लेवल पे मूव कर रहे हैं और छोटे किसान, बड़े किसान, मिडिल वैल्यू के किसानों से वो रूबरू बात कर रहे हैं। और वो उस मंत्रियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो अपने कैबिन में बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं। मेरे ख्याल से हमेशा वो टूर पे ही रहे हैं। ही इज़ अ डेडिकेटेड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो मैंने अपने 25 साल के कार्यकाल में देखा है। इनसे अच्छा एग्रीकल्चर मिनिस्टर शायद पहले आए होंगे बट मुझे ध्यान नहीं है उस बारे में। और इस बार जो मेरी उनसे मुलाकात है वो प्योर है, वो वाटर पे है कि हम पानी कैसे अवेलेबल करा सकते हैं छोटे किसानों को जिसके पास बोरवेल के लिए पैसे नहीं है। बिकॉज एक बोरवेल कराने के लिए भी लाख 1.5 लाख चाहिए। चलो जी बोरवेल करा लिया, बोरवेल कराने के लिए मोटर डालने के लिए पैसे चाहिए, पाइप डालने के लिए पैसे चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे चाहिए, ट्रांसफार्मर के लिए पैसे चाहिए। तो जिसके पास ये ना 9 मन क्या था वो, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये 9 मन तेल कैसे अवेलेबल हो सकता है एक छोटे किसान के लिए, यही मुद्दा है। और उसका नाम है पानी। पानी फ्री में मिल जाएगा तो हर किसान सुशिक्षित होगा, उसके पास भी रीबॉक होंगे पैरों में और उसके पास भी कपड़े अच्छे होंगे, वो फटी हुई धोती में नहीं घूमेगा और किसान को बड़े ऐसे बेचारे की नज़रों से नहीं देखा जाएगा। बिहार के किसानों पर भी बात होगी, यूपी के किसानों की बात होगी, बिहार के किसानों पर 100% बात होगी। बिकॉज बिहार में 2 ही चीज़ हमेशा प्रबल रही है, एक बाढ़ और एक सूखाग्रस्ती। सूखाग्रस्त से लड़ने के लिए जो समीकरण चाहिए, पानी है तो बहुत पानी है, बाढ़ है तो सूखा है तो बहुत सूखा है। दोनों बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो दोनों का अगर समीकरण बैठ जाता है तो बिहार से ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेट मैंने आज तक नहीं देखा।
बेशर्ते इसका समीकरण नीतीश सर इस बारी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश जी अगर इस बिहार की पॉलिसी पे काम कर जाते हैं तो इससे बड़ा तरक्की करने वाला कोई राज्य होगा ही नहीं। बिहारियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिहारियों को पंजाब जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिहारियों को खैनी पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिहारियों को दूसरे राज्य में जाके लेबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेशर्ते अगर ये सूखाग्रस्त और बाढ़ का समीकरण बिठा दिया जाता है तो। सर, क्रिकेट के टूर्नामेंट में आप एज ए चीफ गेस्ट आए हैं, एक टूर्नामेंट है, तो आप क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? क्रिकेट में क्या पॉलिटिक्स होना जो मौजूदा समय में जो चल रहा है? थोड़ा सा मैं इस मामले में कच्चा हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये मालूम है कि क्रिकेट हमेशा से मतलब मैंने जैसे पहले ही बोला कि एक भी रिलीजन की तरह देखा जाता है, और जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो अंदर का जितना पैट्रियटिज़म है, जितनी देशभक्ति है वो बाहर आ जाती है। हाथ में अगर पतीला होता है तो भी दे मारते हैं वो, हाथ में बॉल होता है तो भी दे मारते हैं, और मतलब कभी वो मंदिर पे एक टांग पे खड़े होते हैं, कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करते, कभी वो अपनी माता से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कभी गोद में लेट के देखते हैं अपनी माँ के। तो ये एक सुपरस्टिशियसनेस है, ये बिलीव है। हम जैसे भगवान में बिलीव करते हैं वैसे क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिकेट में बिलीव करते हैं। तो सर ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो अभी ये तनाव हुआ है उसमें क्रिकेट को भी आया, क्रिकेट के खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहा था वहाँ पर, तो यहाँ पर भारत में तमाम शाहरुख खान का विरोध हो रहा था कि वो अपने खिलाड़ी को लिए हैं, बांग्लादेश का एक खिलाड़ी यहाँ खेल रहा है, उसको निकालना चाहिए, नहीं तो हम मतलब यहाँ पर इनका बाइकआउट करेंगे शाहरुख खान का। नहीं, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं है। स्पोर्ट्स ना एक यंगिज़म का काम है, इसमें जो केपेबल है, जो लायक है, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। अगर वो डिज़र्व करता है खेलना तो उसकी डिज़ायर पूरी होनी चाहिए, और अगर वो डिज़र्व ही नहीं करता तो उसकी डिज़ायर पूरी, अगर वो निस्वार्थ खेलता है और मैं बिना साफ़ इंटेंशंस के साथ अगर खेलता है तो उसको वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन उस प्लेयर को जो है इस वजह से ही निकाला गया कि उसका नाम मुस्तफिजुर हो, एक मुसलमान, इस वजह से उसका शाहरुख खान का भी बॉयकॉट किया गया। हिंदू संगठनों ने कहा कि शाहरुख खान की जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे लाकर के शाहरुख खान के साथ चने बिछवाने का था। देखो, बड़ी सीधी सी बात है, हिंदुओं ने कई 100 सालों से बहुत ज़ख्म खाए हैं, ठीक है। आज मुसलमान का नाम आता है तो हिंदू डरता है, बहू बेटियों वाला हिंदू डरता है, कारोबारी हिंदू डरता है, सामाजिक हिंदू डरता है, धार्मिक हिंदू डरता है, सनातनी डरता है। तो अपने डर को वो अगर निकाल सकता है तो वो इसी तरीके से निकाल सकता है, भले उस प्लेयर का जो नाम है, भले उस प्लेयर का कोई कसूर ना हो सकता है उसका कसूर ना हो, लेकिन उसका जो भी पूर्वजों ने या जो पुराना हमारा इतिहास रहा, जो हमारा तजुर्बा रहा, वो डर का है। हिंदू डरता रहा है। आज हिंदू खड़ा अपने पैरों पे हुआ है, आज हिंदू खड़ा हो रहा है अपने पैरों पे। ही वांट्स टू फाइट बैक, वो रिटेलिएट करना चाहता है। 370 काटा, बहुत बढ़िया हुआ। 370 नहीं काटते आज भी गरीबों की तरह रहते, आज भी कुछ जो बहुत सारे मुस्लिम्स हमारे ही देश में रहते हैं। आप देखते हो, रील्स देखते हो, न्यूज़ देखते हो, जिसमें बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना आसान थोड़ी है। हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान में खाना, हिंदुस्तान में पीना, वहीं पे तरक्की करना, वहीं पे बहू बेटियों की शादी करना, वहीं पढ़ाई करना, वहीं कमाई करना, और फिर बोलना हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो ये इस बात को हम क्या समझेंगे? हम तो यही समझेंगे ना कि जिस थाली में खाया उसी में ही आगे, तो अब तुम खुद समझदार हो। तो सर, बहुसंख्यक देश में हम मतलब हिंदू मेजॉरिटी देश है यहाँ पर, तो क्या ये डरना हमारे लिए अच्छी बात है? डरना इसलिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि पहले जो सरकारें थी वो कांग्रेस की थी। 15 साल से हमारी हिंदू बेस सरकार आई है। हिंदू बेस मतलब जो सनातनी सरकार है। अब मैं इसमें आरएसएस है नहीं है, मेरे को वो उसमें मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बट मुझे ये मालूम है, अगर मैं हिंदू परिवार से हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं। मेरे घर में कुक मुस्लिम है, मेरा सिक्योरिटी, मेरा पीएसओ मुस्लिम है, मेरा ड्राइवर मुस्लिम है, हमारे घर की मेड मुस्लिम है। और हम भी ईद मनाते हैं। जब ईद होती है तो हम भी ईद के कोई भी सारे जितने भी जो भी फंक्शंस होते हैं हम उसको अटेंड करते हैं, मनाते भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर की ताकतों को, बाहर के मुल्कों को हम अपने पे हावी होने दें। हमारा धर्म परम धर्म है। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। एक सवाल और ले लें सर। एक सवाल, आपने जो आज संदेश दिया है वो
बच्चों के साथ जो आपने बातचीत करी है, हाँ। यंग किड्स हैं, ये थोड़ा नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, ये तो अपने घर से क्रिकेट के फैंस हैं। जैसे मैंने बोला कि क्रिकेट एक धर्म है, तो ये बात ना, ये जो भीड़ दिख रहे हो पीछे, ये धर्म का सबूत है ये, कि क्रिकेट एक धर्म है, उसका सबूत ये क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये क्रिकेट जो खेल रहे हैं सारे बच्चे हिंदू हों, इसमें असलम भी होगा, इसमें नहीम भी होगा, इसमें रहीम भी होगा, इसमें सलमान भी होगा, तो और इसमें गुरबख्श भी है, गुरविंदर भी है, राम भी है इसके अंदर, इसमें लक्ष्मण भी होगा, इसमें कृष्णा भी होगा, इसमें शिव भी होगा, इसमें शंकर भी होगा। तो ये क्रिकेट इसलिए धर्म बोलते हैं हम इसको।